नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जुड़ी एक ऐसी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति की बात भी पूर्वांचल के एक नेता ने कान पर से टाल दी। वो पूर्वांचल के नेता हैं राजा भैया, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में बहुत ताकतवर है, प्रतापगढ़ के राजमहल के मालिक है और जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राजा भैया ने किसकी बात टाल दी? वो व्यक्ति देश में आज की तारीख में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस देश में आज की तारीख में कोई अमित शाह की बात टाल दे? अमित शाह किसी को कोई काम करने को कहें और जिसके बारे में ये हो कि छवि दागदार हो, ये संभव लगता नहीं, पर आज ऐसा हुआ। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव प्रारंभ हुए थे तो राजपूत समाज की जगह जगह पंचायतें होने लगी थी। राजपूत समाज की नाराजगी का मुख्य कारण तो शुरू हुआ था गुजरात से। वहां केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने राजपूत समाज की बहन बेटियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, चेतावनी दी कि इनकी टिकट काट दिया जाए। लेकिन वो भी चूंकि पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं, इसलिए भाजपा ये रिस्क नहीं ले पाई कि एक बड़े वर्ग को साधने के लिए दूसरे वर्ग की नाराजगी ले। जिसके बाद कैंडल मार्च वगैरह खूब विरोध हुआ और राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अलग जगह दी। इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट देती थी, उसमें भी 1 टिकट काट दिया गया। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर जैसी सीटों पर क्षत्रिय समाज के लोग सांसद बनते रहे थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई तो वो सब टिकट काटकर केवल 2 कर दिए गए, एक गाजियाबाद से, एक मुरादाबाद से। गाजियाबाद से 2 बार से जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे थे, मुरादाबाद से सर्वेश कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सर्वेश कुमार सिंह एक बार जीते थे, दूसरी बार हार गए थे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर दाव लगा दिया। वहीं गाजियाबाद की सीट पर 5 लाख वोट से जीतने वाले जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। माना गया कि जनरल वीके सिंह की जगह किसी और ठाकुर को मौका दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वह वैश्य समाज के अतुल गर्ग पर दाव लगा दिया। इसके बाद माना जाता था कि मेरठ से संगीत सोम या सहारनपुर से सुरेश राणा को टिकट दिया जा सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 टिकट दिया, जिसके बाद नाराजगी राजपूत समाज की और बढ़ी और ननौता, खेड़ा, मटोर, कपसाड़ जैसे गांव में राजपूत समाज की लगातार पंचायतें होने लगी। उन पंचायत में भाजपा के खिलाफ अलग जगने लगी। भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला देने जैसी घोषणाएं होने लगी। माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर नेता, 2 बड़े ठाकुर नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं, जिनमें एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पर दोनों के मनाने के बाद भी राजपूत समाज की नाराजगी बढ़ती रही और बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान होता रहा। तो भाजपा आला कमान को कुछ चिंता तो लगी, पर लगता था कि शायद ऐसा नहीं होगा और राजपूत समाज आखिरी में वोट भाजपा को ही देगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राजपूत समाज ने घोषणाएं कुछ भी की हो, लेकिन वोट पार्टी को ही दिया है। पर पूर्वांचल में ये लहर जब चलती गई और अब चुनाव पूर्वांचल में पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी की बेसानी पर बल पड़ा। कारण ये है कि पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। वहां पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज के कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव है। उनमें एक नाम है राजा भैया का, एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का और एक नाम है धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह और राजा भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजदीकी माने जाते हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली दरबार के नजदीक माने जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह
तो पूर्व में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की सरकार की आलोचना सार्वजनिक रूप से कर चुके थे। फिलहाल महिला पहलवानों के मामले को लेकर ब्रजभूषण का टिकट काटा गया तो उनके बेटे को टिकट दिया गया, जिसके बाद हाल ही में ब्रजभूषण ने फिर स्वीकार किया कि मोदी उनके नेता है। योगी के बारे में वो चुप्पी साध गई, यानी कि योगी जी को वो अपने नेता नहीं मानते हैं, वो अपने आप को योगी जी से वरिष्ठ मानते हैं और एक समय में योगी जी से वरिष्ठ थे, चूंकि वो योगी जी से पुराने सांसद हैं और गोंडा के आसपास ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा है, जिसे वो आज भी साबित करने का प्रयास करते हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के बड़े नेता हैं। धनंजय सिंह पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात अखिलेश यादव से पूछी जाती थी तो वो कहते थे कि एक माफिया जौनपुर में क्रिकेट खेलता है, एसपी उनकी बॉल उठा के लाता है। दरअसल ये माना जाता था कि योगी जी की वजह से धनंजय सिंह बहुत जगह सुरक्षित हैं। पिछले दिनों मुंबई के एक बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं कृपाशंकर सिंह, जो गृह राज्य मंत्री मुंबई में रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे, अमित शाह जी के नजदीक हैं। अमित शाह जी ने उनको जौनपुर से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह को बुरा लगा। धनंजय सिंह ने विरोध शुरू किया तो एक पुराने मामले में आनन फानन में धनंजय सिंह जेल चले गए, जिसको लेकर स्वाभाविक रूप से वहां के राजपूत समाज में प्रतिक्रिया हुई, नाराजगी जाहिर हुई। कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली, वो लौट के बाहर आए तो अपनी पत्नी श्रीकला को बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी। यदि श्रीकला जौनपुर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक लगता, जिसके बाद भाजपा आलाकमान चिंतित हुआ। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया की 2 सीटों में राजा भैया एक सीट पर गठबंधन चाहते थे। राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, बदले में वो चाहते थे कि एक सीट पर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में एक सीट पर उनके समर्थक को भाजपा गठबंधन में टिकट दे दे, पर भाजपा ने टाल दिया तो राजा भैया भी नाराज थे। ये पश्चिम से राजपूत समाज की नाराजगी पूर्वांचल में जाएगी और पूर्वांचल में यदि ये बड़े दिग्गज ठाकुर नाराज रहे तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं प्रभावित होंगी, जिसके बाद अमित शाह जी खुद एक्टिव हुए। पिछले दिनों अमित शाह जी बेंगलुरु गए तो राजा भैया को बेंगलुरु बुलाया गया। बेंगलुरु में अमित शाह और राजा भैया के एक बंद कमरे में बात हुई और प्लानिंग हुई कि पूर्वांचल के राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट किया जाए, वहां नाराजगी खत्म की जाए। इसकी जिम्मेदारी भी राजा भैया को सौंपी गई। राजा भैया लौट के आए। उसी दिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि धनंजय सिंह तो उसी दिन लगभग मान गए थे और धनंजय सिंह ने मायावती जी का टिकट वापस कर दिया। हालांकि धनंजय ने यह कहा कि मायावती ने टिकट वापस ले लिया, मेरे साथ धोखा किया है, पर राजनीतिक हलकों में यह बात स्पष्ट है कि मायावती ने धनंजय का टिकट नहीं काटा, धनंजय ने टिकट लौटा दिया। आज धनंजय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। आज चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दरअसल जब धनंजय नहीं मान रहे थे, धनंजय पर दबाव बनाने के लिए बड़े ताकतवर लोगों ने एक लोकायुक्त की शिकायत कर दी। गायत्री प्रजापति एक मंत्री रहे हैं जिनकी पत्नी से लखनऊ का कोई प्लॉट धनंजय की पत्नी ने खरीदा था, जिसे बेचने के नाम पर केवल 10 लाख का प्रॉफिट दिखाया गया था, जिसको लेकर एक एक्टिविस्ट ने शिकायत कर दी, जिसके बाद तत्काल जांच शुरू हो गई और जांच में धनंजय न फंस जाए तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर रहा, जिसके चलते आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की स्पष्ट घोषणा कर दी। अब बात रही राजा भैया की। राजा भैया ठहरे राजा भैया। राजा भैया एक बार मायावती के रजीम में सभी जानते हैं कि मायावती से सीधे टकराव हुआ था और मायावती ने लंबे समय तक प्रताड़ित किया था, उनके पिताजी को प्रताड़ित किया था। राजा भैया जब लौट के आए और 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि 14 मई को अपने महल में वो अपने समर्थकों की बैठक बुलाएंगे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई?
तो राजा भैया ने बहुत बेबाकी से स्वीकार किया कि पिछले 10 साल में आज तक जीवन में कभी उनकी गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, बेंगलुरु में मुलाकात हुई। राजा भैया ने पत्रकारों के सामने ये भी स्वीकार कर लिया कि पूर्वांचल में भी राजपूत समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। और राजा भैया से जब ये पूछा गया कि क्या पूर्वांचल में मोदी जी की लहर है, तो इस सवाल को राजा भैया टाल गए कि 2 दिन बाद मीटिंग हो जाए, उसके बाद आपको बताएंगे। राजा भैया का यह बयान दिल्ली तक गूंज गया। दिल्ली दरबार को लगा कि राजा भैया कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं। दिल्ली दरबार को सूचना थी कि समाजवादी पार्टी भी अपने नेटवर्क के माध्यम से राजा भैया को अपनी ओर लाना चाहती है। पूर्वांचल के अन्य ठाकुर समाज के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय प्रत्याशियों से नाराज है, वो भी समाजवादी पार्टी को अंदरूनी समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली दरबार और सक्रिय हुआ। केंद्र में राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी आजकल अमेठी में अपनी मुंह बोली बहन श्रीमती स्मृति ईरानी जी का चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत नजदीकी माना जाता है। आज अचानक से संजीव बालियान जी प्रतापगढ़ पहुंच जाते राजा भैया के महल पर। राजा भैया के महल पर संजीव बालियान पहुंचे तो राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि राजा भैया गड़बड़ कर सकते हैं। संजीव बालियान से राजा भैया के संबंध मधुर है, तो वो उन्हें उनके थ्रू भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री का संदेश और देना चाहती है, कोई बात हो तो स्पष्ट करना चाहती है, नाराजगी दूर करना चाहती है। संजीव बालियान जब वहां पहुंचे तो उनके साथ कौशाम्बी के भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर भी साथ थे। सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए जब संजीव बालियान वहां हैं और राजा भैया के यहाँ से मिलकर चल रहे हैं, तो बातचीत में साफ लग रहा है कि राजा भैया का आशीर्वाद विनोद सोनकर को दिलाने गए थे। देखो कहाँ मुलाकात हो रही है हमारी, आपकी देखो कहाँ मुलाकात हो रही है। ये प्रतापगढ़ के ही निवासी मुलाकात। जब संजीव बालियान वहां पहुंचे तो मीडिया ने उनसे पूछा, रॉयल बुलेटिन ने भी पूछा, तो संजीव बालियान ने कहा कि वो तो निजी रिश्तों के चलते आए थे और वो दोपहर भोज उनके साथ राजा भैया के किया, उनसे पुरानी मित्रता है। लेकिन जिस दिन राजा भैया पॉलिटिकल फैसला करने जा रहे हों, उससे कुछ घंटे पहले और उसी प्रभाव क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी को लेकर संजीव बालियान गए हैं। और बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा इस वीडियो की, आप समझ जाएंगे कि राजनीतिक हलकों में इस तरह की बैठकों का मतलब क्या हो। संजीव बालियान की मीटिंग के कुछ घंटे बाद राजा भैया ने अपने समर्थकों की बैठक की, जिस पर दिल्ली दरबार की टकटकी लगी हुई थी। जब राजा भैया बैठक से बाहर आए तो जैसा सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहली बार राजा भैया को कोई काम कहा है, और राजा भैया तो स्वतः ही भाजपा के नजदीक रहे राज्यसभा चुनाव में भी, तो निश्चित रूप से राजा भैया भाजपा के खुले समर्थन का ऐलान कर देंगे। लेकिन राजा भैया ने जो बयान दिया उसने उत्तर प्रदेश की, खास तौर से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया। राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट समर्थन का ऐलान करने की बजाय अपने समर्थकों को विवेक के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। आप पहले राजा भैया का बयान सुनिए। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया। दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। राजा भैया का ये बयान राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा गया। जो भाजपा के शुभचिंतक हैं उनको तो लगता ही है कि राजा भैया ने
ये बयान दिया है तो भाजपा के समर्थन का, अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर दिया, क्योंकि जो राजा भैया के समर्थक है उन्हें भाजपा का ही समर्थक माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि राजा भैया को केंद्रीय गृह मंत्री के आग्रह के बाद, संजीव बालियान जी के जाने के बाद, विनोद सोनकर के आशीर्वाद लेने के बाद भी भाजपा का ही समर्थन करना था, उनके समर्थक भी यदि भाजपा के ही समर्थक थे, तो खुले ऐलान की दिक्कत क्या थी? अमित शाह जी जैसा देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्रीय दल के नेता को बेंगलुरु में बुलाकर चाय पिलाए और उनसे कोई अनुरोध करे, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं थी। भविष्य में 2027 के लिए राजा भैया के लिए संभावनाएं एनडीए के साथ बढ़ सकती थी, पोस्टपोन अलायंस के मामले बन सकते थे, प्रदेश की सरकार में भी राजा भैया के लोग शामिल हो सकते थे, जैसा कि पहले भी भाजपा की सरकार में राजा भैया मंत्री बनते रहे। लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों को विवेक के आधार पर निर्णय लेने की छूट दे दी, तो इसने पूर्वांचल की राजनीति को गरमा दिया है। राजा भैया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब माना जाता है। राजा भैया केंद्रीय गृह मंत्री की बात को सीधे सीधे नकार दें, सीधी घोषणा करने से परहेज कर जाएं। अगर उनके समर्थक भाजपा को चाहते थे तब भी, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की इस लॉबिंग में, दिल्ली दरबार की अपनी फील्डिंग को लखनऊ ने पसंद नहीं किया है। और महाराज जी हैं, महाराज जी अपने क्षेत्र में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। अगर राजनीति के जानकारों को याद हो कि एक बार जब अटल जी का राज था, तब भी अटल जी और भारतीय जनता पार्टी ने महाराज जी के मन के मुताबिक दबाव देकर फैसला किया था, तो महाराज जी ने राधा मोहन अग्रवाल को निर्दलीय अपना प्रत्याशी बनाकर जिता दिया था। पूर्वांचल में राजा भैया और महाराज जी का असर ज्यादा है। भाजपा बहुत मजबूत कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद निश्चित रूप से भाजपा की संभावनाएं मोदी लहर के भरोसे तो है, पर इस बार मोदी लहर पूर्वांचल में कितनी प्रभावी होगी? क्या राजपूत समाज की जो नाराजगी है वो डाइल्यूट होगी, वो खत्म होगी, और राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह समर्थन करेगा जैसे 14, 19, 2017 और 22 में किया, या जो पूर्वांचल में राजपूत समाज में नाराजगी है वो चुनाव में कोई गुल खिलाएगी? फिलहाल की स्थिति में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में 21 भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास हैं, जिसमें 19 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 उसके सहयोगी दल अपना दल सुनेलाल के पास हैं, 5 सीट विपक्ष के पास है, जिनमें बसपा के पास 4 और समाजवादी पार्टी के पास 1। पर यदि राजपूत समाज के दिग्गजों की विवेक पर फैसले हुए, इनका विवेक यदि भाजपा के अनुकूल होता तो खुली घोषणा होती। अगर विवेक के फैसले हो रहे हैं तो बदली हुई माहौल में, बदले हुए फिजा में क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के राजपूत कोई नया गेम कर सकते हैं? इस पर रहेगी सबकी नजर। क्या होगा 4 जून को आएगा सबके सामने। तब तक के लिए बनी रहेगी 6, 7वें चरण पर हर राजनीतिक विश्लेषक की नजर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट्स दीजिए, और रायल बटन को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।